हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। 20 अगस्त 2023 में जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था ऑफलाइन, इसको हम देखेंगे पेपर आपका कैसे पूछा गया था। ठीक बात है। साथ में ये भी हम समझेंगे कि पेपर में आपका कितना टाइमिंग चाहिए होता है। ये आपका 20 अगस्त 2023 का ही पेपर है और इसमें जो ये फ्रंट पेज पे लिखा होता है, सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको भी हम साथ में समझेंगे कि आपको वहाँ पर क्या क्या ले जाना पड़ता है और कितने टाइमिंग आपको चाहिए। ठीक है। और सब्जेक्ट आपका ये भी क्लियर करेंगे। उसके बाद हम ये जो पेपर हुआ था आपका पेपर सेकंड है सीटीपी का, इसको हम सॉल्व करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन है सीटीपी के। ठीक बात है। इसके पहले हमने पेपर 1 को सॉल्व किया था, साथ में समझा हुआ था, कल हमने किया हुआ था। आज हम पेपर सेकंड करेंगे सीडीपी का। ठीक है, जिनका पेपर 2 होगा। तो सीडीपी का सिलेबस तो सेम है, ये आपको पता होगा। आप सीडीपी पेपर 1 या पेपर 2 के लिए कुछ अलग से तो पढ़ते नहीं हो। जो पेपर 1 के लिए सीडीपी होती है वही पेपर 2 के लिए होता है। ठीक है, सिलेबस तो सीडीपी का सेम है। तो सिलेबस सेम है, केवल ये पेपर 2 वालों के लिए है। इसमें थोड़ा लेवल थोड़ा हाई होता है और प्राइमरी में थोड़ा लो लेवल जो होता है वो प्राइमरी लेवल का होता है और इसमें सेकेंडरी होता है। ठीक है, माध्यमिक लेवल का होता है, थोड़ा हाई होता है। तो ये पेपर सेकंड है। अब देखिए इसमें कुछ जो पेपर आपको मिलता है ना, ये फ्रंट पेज पे ये पूरा छपा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जो 21 जनवरी 2024 में आपका एग्ज़ाम है वो भी ऑफलाइन ही है और जो 2023 में अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था इसके पहले, वो भी आपका ऑफलाइन ही था। तो वो पेपर जो 20 अगस्त 2023 में हुआ था, सेम पेपर वही है। ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट लिखे होते हैं, आप वहाँ पे जब जाएं एग्ज़ाम देने तो पहले से क्लियर कर लें। ठीक है, क्या क्या ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पहला पॉइंट लिखा हुआ है, OMR सीट आपको मिलती है ना, आपको इसमें गोला भरना पड़ता है, तो यहाँ टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा लगता है। ऑनलाइन में क्या था कि आपको बस टिक करना रहता था, बट ऑफलाइन में ये हो जाता ना, आपको गोला भरना रहता है, तो गोला भरने में भी टाइम लगता है। तो जो OMR आपकी सीट होती है, कह रहा है इस परीक्षा पुस्तिका के अंदर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए तो उत्तर पत्र निकाल कर पृष्ठ 1 एवं पृष्ठ 2 पर ध्यान से केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें। ठीक है, नीला या काला पेन ही आपको ले जाना है और कोई रेड कलर की या अदर और कोई पेन नहीं ले जानी है आपको, बस ब्लू और ब्लैक होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट में देखें क्या बताया हुआ है आपको। परीक्षा की अवधि जो होती है वो 2.5 घंटा होता है एवं परीक्षा में 150 प्रश्न है, कोई ऋणात्मक अंकन नहीं है। मीन्स क्या, कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। ठीक बात है, केवल ये आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना। तो 150 प्रश्न होते हैं और 150 नंबर भी आपको मिलते हैं ना। पर क्वेश्चन 1 मिनट और पर क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर आपको मिलता भी है। तो 2.5 घंटा मीन्स 150 मिनट, 150 प्रश्न। बात समझ में आई। थर्ड पॉइंट कह रहा है इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। केवल ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है आपको। ठीक है, अदर कोई पेन अगर आप यूज़ करोगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक बात है। फोर्थ पॉइंट में क्या है, इस पुस्तिका का कोड ये ई है। देखिए पेपर जो क्वेश्चन होता है वो सबका सेम होता है, बट ये होता है जो ये कोड होता है ना वो सबका अलग होता है। तो अलग होता है तो क्या होता है, कहीं कहीं अलग होता है। तो क्वेश्चनिंग का जो किसी में जो पहला क्वेश्चन 1 रहेगा, वो किसी के क्वेश्चन पेपर में वो पहला क्वेश्चन ही लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, बस क्वेश्चन इधर उधर होते हैं, बाकी क्वेश्चन सारे सेम होते हैं। तो यह सुनिश्चित कर लें कि इस पुस्तिका का कोड उत्तर पत्र के पृष्ठ 2 पर छपे कोड से मिलता है। यह भी सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा पुस्तिका संख्या और उत्तर पत्र संख्या मिलते हैं। अगर यह भिन्न हो तो परीक्षार्थी दूसरी परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र लेने के लिए निरीक्षक को तुरंत अवगत कराएं। अब 5वां पॉइंट क्या है, अगर आपका कोड अलग है तो उसको चेंज करवा ले। ठीक है, नहीं तो आपका सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, उसमें क्वेश्चन आगे पीछे होंगे। 5वां पॉइंट क्या कह रहा है, ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। अभी आप जब एग्जाम देने जाओगे ना तो ये सारी बातें फ्रंट पेज पे लिखी होंगी, तो चीज़ें पहले से आप समझे रहो ना, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। 5वां पॉइंट क्या कह रहा है, इस परीक्षा पुस्तिका में 5 भाग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है, जिनमें 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तथा प्रत्येक एक का अंकन है। ठीक है, 150 प्रश्न है और प्रत्येक का अंक कितना है, मार्क्स आपको कितने मिलेंगे, 1 मार्क मिलेंगे। ठीक है, भाग 1 में क्या रहेगा आपका CDP रहेगा
भाग सेकंड में क्या रहेगा, गणित एवं विज्ञान रहेगा। जो बच्चा साइंस का होगा ना, साइंस से होगा जो, उसका गणित और विज्ञान रहेगा, और जो बच्चा आर्ट का होगा उसका सोशल साइंस रहेगा। ठीक है, तो ये होता है, इसमें आपको एक करना होगा। तो ये आपका 60 नंबर का होता है। अगर 30 नंबर की गणित हो जाएगी, 30 नंबर का विज्ञान हो जाएगा, तो 90 नंबर आपके हो गए। तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड 60 नंबर की टोटल आपका 150 मार्क्स हो जाएगा। अब लैंग्वेज फर्स्ट में अगर दिक्कत हो तो लैंग्वेज फर्स्ट आपने फॉर्म फिल करते टाइम चूज़ किया होगा ना, तो जो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट होगी हिंदी होगी, तो लैंग्वेज सेकंड आप क्या लेंगे, इंग्लिश लेंगे। दोनों लैंग्वेज सेम नहीं होनी चाहिए, आप इंग्लिश ले सकते हो लैंग्वेज सेकंड में, संस्कृत ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, जो भी आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक बात है, तो ये आपकी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, तो ये आपके सब्जेक्ट होते हैं सीटेड पेपर 2 के लिए। बात समझ में आई पूरी। देखिए छठे पॉइंट में लिखा हुआ है, परीक्षार्थी को प्रश्न 31 से 90 या तो भाग 2 गणित या विज्ञान या भाग 3 सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान से करने हैं, जैसा कि परीक्षार्थियों ने अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भरा होगा। सही बात है ना, आपने फॉर्म फिल करते टाइम आपने चूज़ किया होगा आप सोशल साइंस से हो कि आप साइंस लोगे, तो वो है, आप एक ही आपको करना है। ऐसा नहीं है कि भाग 2 भी आपको करना है और भाग 3 भी आपको करना है, ऐसा नहीं, बस एक ही करना है। अगर आप साइंस के हो तो गणित या विज्ञान, आर्ट के हो तो क्या, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान। ये बात समझ में आई। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, 7वां पॉइंट कह रहा है, भाग 4 में भाषा 1 के लिए 30 प्रश्न और भाग 5 में भाषा 2 के लिए 30 प्रश्न दिए गए हैं। इस पुस्तिका में केवल अंग्रेजी व हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, ये आपका ये जो पूरी बात लिखी हुई है ये लैंग्वेज के संदर्भ में है। ठीक है, जैसा आपका लैंग्वेज फर्स्ट अगर आपने हिंदी ली होगी तो आप उसको करेंगे, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश जो होगी आप उसको करेंगे। ठीक है, अगर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त आपका और कोई भी लैंग्वेज है तो उसमें देखिए आपको दूसरी पुस्तिका मांगनी पड़ेगी। देखिए तो कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि यदि भाषा 1 और भाषा 2 के भाषा 2 में आपके द्वारा चुनी गई भाषा ए अंग्रेजी या हिंदी के अलावा है, ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी आपने भाषा ली होगी, बांग्ला पंजाबी जो भी भाषा होगी, तो कृपया ई कोड वाली उस भाषा वाली परिशिष्ट भाषा परीक्षा पुस्तिका मांग लीजिएगा। जिन भाषाओं के प्रश्नों के उत्तर आप दे रहे हैं वह आवेदन पत्र में चुनी गई भाषाओं से अवश्य मेल खानी चाहिए। भाषाओं का परिवर्तन अनुमान्य नहीं है। ठीक है, 8 पॉइंट में क्या कह रहा है, परीक्षार्थी भाषा सेकंड के लिए भाषा सूची से ऐसी भाषा चुने जो उनके द्वारा भाषा फर्स्ट में चुनी गई भाषा से भिन्न हो। ठीक है, तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड इसमें कह रहा है कि सेम आपकी नहीं होनी चाहिए। जो आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लिया तो लैंग्वेज सेकंड आपकी हिंदी नहीं होनी चाहिए। आप कुछ भी ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, जो भी आप ले सकते हो, सेम नहीं होना चाहिए। 9th पॉइंट में क्या कर रहा है, रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में इस प्रयोजन के लिए दी गई खाली जगह पर ही करें। ठीक है, खाली जगह लास्ट में आपको एक खाली जगह मिल जाएगी पूरा प्लेन, तो वहाँ आप रफ कार्य कर सकते हो मैथ के लिए। 10 पॉइंट में है, सभी उत्तर केवल OMR उत्तर पत्र पर ही अंकित करें। अपने उत्तर ध्यानपूर्वक अंकित करें। उत्तर बदलने हेतु श्वेत रंजक का प्रयोग निषिद्ध है। ठीक है, एक बार में आप गोला बनाए, जो आपको कंफर्म हो आप तो वही गोला करें। ठीक है, 11वां पॉइंट क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के उत्तरों में कोई विसंगति हो तो अंग्रेजी संस्करण अंतिम माना जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया होता है, तो अगर हिंदी वाले क्वेश्चन में कोई भी त्रुटि हुई तो जो इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा वही आपका अंतिम माना जाएगा। ठीक है, हिंदी वाला गलत उसको आप फिक्स, अगर कहीं भी आपको त्रुटि लग रही है हिंदी वाले क्वेश्चन में तो एक बार साइड में इंग्लिश दिया होता है उसको कंफर्म कर लें, क्योंकि इंग्लिश वाला ही आपका राइट आंसर माना जाता है, करेक्ट माना जाता है। ठीक बात है, तो ये इतनी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए नीचे, देखिए यहाँ आपको फिल करना होता है। परीक्षार्थी का नाम, आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। ठीक है, बड़े अक्षरों में। रोल नंबर आपको अंकों में लिखना होता है और शब्दों में लिखना होता है। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब हम लगाएंगे क्वेश्चन को। तो ये सारी बात थी जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये सारी बातें आपको पहले से पता हो तो ज़्यादा बेहतर है। बड़े काम की चीज़ है ये। ठीक है, आपको हेल्प करेंगे, इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन को करेंगे हम स्टार्ट। ये पेपर सेकंड का CTP का पेपर है। ठीक बात है,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए जो आपसे पूछा गया। देखिए लैंग्वेज इसमें देखिए बहुत लैंग्वेज का ही खेल है। लैंग्वेज इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा गया ना, तो क्वेश्चन लॉन्ग क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ टाइमिंग ज़्यादा लगती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, पहले आपको समझ आ जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें कैसे ठीक होंगी, प्रैक्टिस से, बिना प्रैक्टिस के नहीं ठीक होंगी। टाइमिंग ज़्यादा लगता है, क्वेश्चन आपको 1 मिनट में ही करना है, उसमें भी आपको मैथ सॉल्व करना पड़ता है, पैसेज सॉल्व करना पड़ता है, वहाँ टाइमिंग ज़्यादा लगता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ावा देता है, कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें देखिए बच्चा क्रिएटिव होगा, हर तरीके से सोच सकता है ना, उसके क्रिएटिव थिंकिंग बच्चा करेगा, इसमें चिंतन, रचनात्मक चिंतन को इसमें बढ़ावा मिलेगा। तो वही क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसमें क्रिएटिव, जिसमें बच्चा हर तरीके से सोच सकता है। देखिए पानी के बचाव में सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है, बच्चा सोचेगा और क्यों। तो ये यहाँ पे बच्चा ज़्यादा बेहतर तरीके से सोचेगा ना, रचनात्मक चिंतन यहाँ होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। सेकंड में क्या कह रहा है देखेंगे। सेकंड कह रहा है आपके शहर में पानी कहाँ से मिलता है। तो यहाँ बच्चा ज़्यादा सोच नहीं पाएगा, हर तरीके से यहाँ सोच नहीं पाएगा, इसलिए सेकंड आपका नहीं होगा। थर्ड कह रहा है आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियाँ हैं। इसको तो बच्चा तुरंत ही बता देगा ना, इसमें बच्चा ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन है, कह रहा है आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। इसमें भी बच्चा ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होगा। ठीक है, रचनात्मक क्रिएटिव नहीं होगा इसमें ज़्यादा बच्चा। तो ज़्यादा क्रिएटिव बच्चा किसमें होगा, रचनात्मक चिंतन किसमें बढ़ावा मिलेगा, फर्स्ट वाले ऑप्शन में, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। कह रहा है समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। क्रिटिकल थिंकिंग में आपको बताना है कि प्रमाण की क्या भूमिका होती है, एविडेंस क्या होता है। जैसे ये चैनल एसबी स्मार्ट स्टूडेंट है चैनल, तो ये आपका प्रमाणित, आपको ये पता है कि मैम इसमें पढ़ाती है ना, प्रमाण को किसी भी चीज़ के लिए एविडेंस जो है समालोचनात्मक चिंतन में क्या भूमिका होती है आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन का किया जाना चाहिए। बिल्कुल बात तो ठीक है, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड कह रहा है समालोचनात्मक प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। बिना विश्लेषण के स्वीकार कर लोगे आप प्रमाण को, ये बात तो गलत है। तीसरा कह रहा है समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। समालोचनात्मक चिंतन के लिए अप्रासंगिक नहीं होता, प्रासंगिक होता है, इसलिए आपका थर्ड भी गलत हो जाएगा। फोर्थ कह रहा है व्यक्तिगत राय के पक्ष में परिमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, इसलिए ये भी आपका गलत होगा। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। कह रहा है समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। समावेशी शिक्षा क्या होती है, इसमें आपको हर बच्चों को इंक्लूड करना होता है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है आपकी, इसमें हर टाइप के बच्चे को आपको इंक्लूड करना होता है। ठीक है, कोई भी मंद बच्चा हो, गिफ्टेड बच्चा हो, जिस भी टाइप का बच्चा हो ना, वंचित वर्ग से कोई भी बच्चा हो, हर बच्चे को इसमें इंक्लूड करना होता है। तो क्या शामिल है आपको इसमें बताना था। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, तो बिल्कुल गलत है। मानक पाठ्यचर्या ये ऑप्शन आपका निगेटिव है, बिल्कुल फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथकीकरण व वर्गीकरण करना। वर्गीकरण हमें नहीं करना भाई, योग्यताओं के आधार पर आप उनका पृथकीकरण कर दोगे, अलगाव कर दोगे। समावेशी शिक्षा तो अलगाव, तो बिल्कुल ये नेगेटिव पॉइंट है। थर्ड कह रहा है विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। ऐसा नहीं है भाई, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान करोगे। फोर्थ कह रहा है व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक बात है, व्यक्तिगत अंतरों के पहचान के परिणाम स्वरूप हमें पाठ्यचर्या में लचीलापन लाना पड़ेगा। हर बच्चों के अकॉर्डिंग हमें सब बच्चों को लेकर चलना पड़ेगा ना, तो पाठ्यचर्या में लचीलापन होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन, तो अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन जो होते हैं इसको लॉन्ग देख के आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ो,
एक बार समझो तो सही। इसमें क्या करना होता है, अभिकथन देखना होता है कि अभिकथन सही दिया हुआ है कि नहीं, रीज़न इसका सही है कि नहीं। उसके बाद अगर रीज़न सही है तो रीज़न अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा, बस आपको इतना ही देखना होता है ना। क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो, लगाओ, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं। देखिए क्वेश्चन अभिकथन आपका क्या दिया हुआ है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। यह आपका अभिकथन दिया हुआ है। तो अभिकथन तो आपका ट्रू है, क्यों? क्योंकि आपने पियाजे को पढ़ा होगा और वाइगोत्स्की को पढ़ा होगा। पियाजे आपके क्या कहते हैं, पियाजे कहते हैं जो विचार है वो भाषा को निर्धारित करते हैं ना। आपको भाषा के प्रभाव पर बताना था, तो भाषा, वाइगोत्स्की आपके भाषा को महत्व देते हैं, बट पियाजे भाषा को महत्व नहीं देते। तो पियाजे कहते हैं विचार जो है वो भाषा को निर्धारित करती है, लेकिन वाइगोत्स्की आपके कहते हैं कि भाषा जो है, जो भाषा है वो विचार को निर्धारित करती है ना। इसी वजह से ये बात तो ठीक है, दोनों में भिन्नता पाई जाती है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए ये अभिकथन जो है वो आपका सही है। अब रीज़न देखिए क्या है, कारण दिया हुआ है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। बात तो ये भी ठीक है, खोज अधिगम में शिक्षक जो होता है वो अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। बात ये भी ठीक है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है ना, इसके संदर्भ में सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इसीलिए हम देखेंगे ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसके संदर्भ में बात नहीं कही जा रही है। तो ये सेकंड ऑप्शन देख रहे हो, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लास्ट में कह रहा था ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका नहीं होगा। और फर्स्ट वाले में कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, थर्ड में कह रहा है दोनों गलत है, दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं सही ढंग से उल्लेख करता है। देखिए उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। आपको ये बताना है प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं और कक्षा में अन्य विद्यार्थी जो हैं उनके बीच में क्या भिन्नता होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है समझ की अग्रवर्ती गहनता, तो ये तो होती है प्रतिभाशाली बच्चों में ना। सेकंड कह रहा है सीखने की तेज गति, ये भी होती है प्रतिभाशाली बच्चों में। थर्ड कह रहा है समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, तो गिफ्टेड बच्चों में ये दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं, ये बात नहीं होगी। फोर्थ कह रहा है शारीरिक विकास की तेज गति, ऐसा नहीं है कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनमें शारीरिक विकास तेज होता है और जो मंद होते हैं उसमें शारीरिक विकास धीमा होता है, तो ये बात नहीं होगी। ए और बी आपका राइट आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन भी है, जिसका भी पेपर है इसने सही आंसर लगाया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कह रहा है श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। श्रवण बाधिता देखिए पेपर 1 में कहाँ से पूछा गया था, डिस्ग्राफिया से पूछा गया था, और पेपर 2 में श्रवण बाधिता से क्वेश्चन बना हुआ है। तो श्रवण बाधिता इसको क्या होगी, सुनने में दिक्कत होगी ना, सुनने में प्रॉब्लम होगी इसको। ऑप्शन देखिए कह रहा है श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, तो बात तो ये भी ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, क्योंकि इसको सुनने में दिक्कत है, तो जब सुन ही नहीं पाएगा तो ये बोलेगा कैसे, जब ढंग से सुन ही नहीं पाएगा तो बोलेगा कैसे, डिबेट कैसे करेगा ये। सेकंड कह रहा है सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, ये तो डम बच्चों के लिए होती है ना, ये सेकंड आपका नहीं होगा। थर्ड कह रहा है बच्चे के पास तेज आवाजें करके बच्चे की सुनने की क्षमता श्रवण बाधिता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है, परीक्षण नहीं करना आपको। फोर्थ कह रहा है श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होता है, ऐसा भी नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा समावेशन के संदर्भ में आपको बताना है पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं में समान है जबकि में भिन्न है। आपको बताना है किसमें समान होती हैं और किसमें भिन्न होती हैं। तो समान किसमें होती है, समायोजन तो करना होता है सबको, फोर्थ ऑप्शन समायोजन। तो समावेशन क्या होता है आपका,
पाठचर्या जो सीखने की अपेक्षाएं होती है उसमें सबको एकोमोडेशन करना होता है ना, समायोजन तो करना होगा। लेकिन संशोधन मॉडिफिकेशन में भिन्न होता है ना, अलग अलग ये भिन्न होता है, संशोधन में भिन्न होता है। तो फोर्थ ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार आपको बताना है कौन सा सही नहीं होगा। नहीं वर्ड आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि नहीं वर्ड हम पढ़ते नहीं है, जो पॉजिटिव होता है वही आंसर लगा देते हैं और 1 नंबर आपका चला जाता है। ठीक है, आपको संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार बताना है ज्ञान व्यक्तिपरक है, बात तो ये ठीक है। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, ये भी बात ठीक है। थर्ड कह रहा है प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। देखिए बाहरी रूप से प्रेरित करने के लिए ये नहीं होगा, ये तो देखिए ये बाहरी रूप से प्रेरित नहीं होते, इनको आंतरिक रूप से प्रेरित होना चाहिए, तो ये संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार हो जाता है। बट ये बाहरी तो बाहरी कह रहा है, इसीलिए ये संरचनावादी सिद्धांतकार के अनुसार नहीं है। तो जो नहीं है वही हमें बताना था, तो थर्ड ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। फोर्थ कह रहा है ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है, ये भी बात ठीक है। थर्ड ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, ये आपको बताना है। आंतरिक अभिप्रेरणा का कौन सा उदाहरण है ये बताना। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है ना, जिसका जो मोटिवेट आप इंटरनली मोटिवेटेड हो ना, बाहरी नहीं हो कि आप एग्जाम पास आउट कर लोगे तो आपको गाड़ी मिलेगी या कुछ अवार्ड मिलेंगे, बाहरी रूप से आप अभिप्रेरित नहीं, आप एग्जाम पास कर लोगे तो आप अच्छे बन जाओगे, ऐसा नहीं है। बस आपको पास करना है, आपके अंदर इंटरनली मोटिवेशन होना चाहिए, यही होता है आंतरिक। तो आपको आंतरिक ही बताना है। देखिए पेपर फर्स्ट में भी पूछा गया था आंतरिक अभिप्रेरणा से। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। शिक्षक को प्रभावित करने के लिए नहीं भाई, शिक्षक तो बाहरी कोई, आंतरिक में क्या होता है कोई चीज़ बाहरी आपको मोटिवेशन नहीं करे, अंदर से इंटरनली मोटिवेटेड हो, तो ये फर्स्ट इसीलिए नहीं होगा। सेकंड कह रहा है व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बचाना, बात ठीक है ना, व्यक्तिगत खुद के आनंद के लिए। देखिए खुद के, देखिए कह रहा है ना पर्सनल इंजॉयमेंट, तो खुद के आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बचाना, सितार गिटार कुछ भी बचाना, तो ये सेकंड, ये आंतरिक मोटिवेशन का उदाहरण है। सेकंड ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। थर्ड कह रहा है डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, तो ये तो बाहरी हो जाएगा ना, डांट से बचने के लिए आप पढ़ाई करोगे। फोर्थ कह रहा है पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना, तो पुरस्कार राशि भी, अवार्ड भी आपका बाहरी हो गया, इसके लिए आप पढ़ाई करोगे, तो ये आंतरिक नहीं है, ये बाह्य अभिप्रेरणा है। तो आपको आंतरिक बताना था, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो अभिकथन और रीजन से भागता है, 3-4 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में भी पूछे गए हैं, पेपर सेकंड में भी पूछे गए हैं, तो इसको आपको करना जरूर है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया हुआ है आपका, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ये तो बात ठीक है ना। शिक्षकों को विद्यार्थियों में जो जाति के धर्म में है, वो रूढ़िवादिता है धर्म में कि इस जाति का बच्चा अच्छा नहीं कर सकता, इस जाति का बच्चा अच्छा कर सकता है, तो ये जो रूढ़िवादिताएं हैं इसको तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, बात तो ये भी ठीक है। कारण देखिए ये ठीक है कि नहीं, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है, बात ये भी ठीक है ना, इसमें बच्चा चिंतन करेगा ना। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रोत्साहित कर, तो ये बात, ये इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ये किस ऑप्शन में बात कही जा रही है, फोर्थ ऑप्शन में कही जा रही है ना, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। बाकी ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, आसान है। कह रहा है महारत, निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। महारत क्या होती है, आप किसी चीज़ में मास्टरी हासिल कर लो ना, टीचिंग में जैसे आप मास्टरी हासिल कर लो, और लक्ष्य क्या होता है, केवल दिखावा होता है ना, दिखाने के लिए, प्रदर्शन है आपका, ये प्रदर्शन लक्ष्य, और ये है आपका महारत लक्ष्य, ठीक है। ये इसमें मास्टरी गोल्स एक होता है और एक आपका क्या होता है, परफॉर्मेंस गोल्स होता है।
तो ये प्रदर्शन होता है ना, परफॉर्मेंस गोल्स है, ये आपका मास्टरी है। तो इसके संदर्भ में देखिए जो प्रदर्शन लक्ष्य होगा उसका क्या होगा, वो बाहरी मोटिवेशन के, आप वो समझ लीजिए वाई मोटिवेशन, जो बाहरी चीज़ मोटिवेट करेगी। और इंटरनली में आपका चला आएगा महारत लक्ष्य। ठीक है, फर्स्ट में कह रहा है महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। ये बात तो गलत है। सेकंड कह रहा है महारत लक्ष्य अपने कौशल, देखिए महारत लक्ष्य जो होती है वो अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होती है, जबकि प्रदर्शन ये सेकंड वाला आपका है, प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। बात तो ये एकदम ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए थर्ड कह रहा है महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं। तो महारत जो होता है वो दूसरे से अनुमोदन नहीं, इसलिए ये थर्ड भी आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ कह रहा है महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा, महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ कंपटीशन नहीं करना होता, करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये बात गलत है, सेकंड वाला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए भाई बहन के रिश्ते, आंसर करें, ये तो इजी है ना। भाई बहन के रिश्ते कैसे होते हैं आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात तो ये एकदम ठीक है ना। माता पिता के और साथियों के सबके जो संबंध है वो अलग होते हैं ना। माता पिता के साथ संबंध आपके दूसरे तरीके से हैं, भाई बहन के साथ दूसरा संबंध है, तो ये संबंध अलग अलग होते हैं और बाल्यावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता और साथियों के संबंध में समान नहीं है, अलग अलग होते हैं ना। आपके माता पिता के साथ संबंध अलग होंगे, भाई बहन के साथ संबंध अलग होंगे। थर्ड कह रहा है कि केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये बात गलत है। फोर्थ कह रहा है कि समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है। क्यों नहीं भूमिका है भाई, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अगेन से अभिकथन और कारण, तीसरा क्वेश्चन है ये आपका। अभिकथन देखिए क्या कह रहा है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी विभिन्नताएं मौजूद होती हैं। बात तो ये एकदम ठीक है ना। बच्चों के बीच जो विकासात्मक दर होती है उसमें भिन्नताएं होती हैं, दर सबकी अलग होती है, रेट सबका अलग होता है, ये हमने आपको बताया हुआ है, विकास वाला चैप्टर पढ़ाया है, साथ में क्वेश्चन भी लगवाया हुआ है। जो दर होती है वो हर बच्चों की अलग होती है ना। जैसे आपने 1 साल में बोलना सीख लिया होगा, कोई बच्चा होगा वो 1.5 साल में बोलना सीखा होगा, कोई आपने चलना जल्दी सीख गया, आप चलना 1 साल में चलना सीख गया है, कोई बच्चा होगा जो 12 महीने में चलना सीख गया होगा। तो दर जो होती है वो सबका अलग होता है। आप देखिए आप यूपी में रह रहे हो, आपका विकास दूसरी तरीके से हो रहा है, गरीब बच्चों का विकास दूसरी तरीके से हो रहा है, जो अमीर बच्चा है उसका विकास दूसरी तरह से हो रहा होगा, जो अमेरिका यूरोप में रहा होगा उसका विकास दूसरी तरह हो रहा होगा ना। तो दर जो होती है वो अलग होती है। आपको समझ में आई दर क्या होती है? तो दर सबकी अलग होती है, बात ये ठीक है ना। तो ये अभिकथन आपका ठीक है। रीजन देखिए इसके पीछे का क्या दिया हुआ है, विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। बात ये भी एकदम करेक्ट है। कारण जो इसका दिया हुआ है ये कह रहा है, देखिए कारण क्या है, विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक परिणाम होता है ना। विकास जो आपकी आनुवंशिकता और वातावरण होता है ये अंतःक्रिया दोनों का होता है ना, दोनों का ऐड नहीं होता। आपने पढ़ा होता विकास, पढ़ा होगा आपने, डी इज इक्वल टू क्या पढ़ा होगा, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट आपने पढ़ा होगा। ये बात यहाँ लागू होती है। तो ये बात दोनों एकदम करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो जिसका भी ये पेपर है बहुत सारे आंसर इसने सही लगाए हुए हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। आपको ये बताना है निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। ये जो नीचे दिया हुआ है, कह रहा है जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं ना, जो बच्चे जिनको वातावरण ढंग से नहीं मिलता भाषा को सीखने के लिए, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ा कठिनाई होती है। बात तो एकदम ठीक है ना। जिनको वातावरण में, देखिए वातावरण जिनको ठीक नहीं मिला उनका भाषा विकास सही से नहीं होता। भाषा विकास पूर्व बाल्यावस्था में आपका अधिकतर भाषा विकास जो होता है पूर्व बाल्यावस्था में हो चुका होता है। अगर जिनको अच्छा वातावरण नहीं मिलता वो वंचित रह जाते हैं ना, तो इसका रीज़न क्या है, भाषा
के विकास का एक संवेदनशील काल है। यहाँ पे ये बात, फोर्थ ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। ये भी इसने आंसर सही लगाया हुआ है। देखिए फर्स्ट में कह रहा है भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिकी पर, भाषा विकास पूरी तरीके से आनुवंशिकी पर निर्भर ही नहीं है, ये तो वातावरण पर निर्भर होगा ना। सेकंड कह रहा है भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित हैं। ये बात यहाँ नहीं ठीक होगी। क्यों नहीं ठीक होगी? क्योंकि कह रहा है भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर अंतर संबंधित है। यहाँ पे ये बात नहीं कही गई है, यहाँ पे ये बात कही गई है अगर बच्चे को वातावरण ढंग से नहीं मिला तो वो उसका भाषा विकास जो होता है उसको कह रहा है भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। ठीक बात है। तो पूर्व बाल्यावस्था जो आपकी होती है ये एक विकास का संवेदनशील काल है। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। अब देखिए पठन वैकल्य से भी ये क्वेश्चन पूछा गया। वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। जिसको पढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, पढ़ने से रिलेटेड जिसको विकार है वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है उन्हें कई विकर्षणों से अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके। विकर्षण क्या है? डिस्ट्रैक्शन। देखिए अब कोई बच्चा पढ़ रहा है उसके अंदर आप खूब साउंड बजा रहे हो तो ये बात तो नहीं ठीक होगी ना। सेकंड कह रहा है उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। उच्च स्तर के पठन ग्रंथ, भाई आप हाई स्कूल में हो और आपको इंटर का सिलेबस दे दिया जाए। थर्ड कह रहा है सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से। दंड, ये बात तो एकदम ही गलत है ना। बचा आपका फोर्थ ऑप्शन, यही आपका राइट आंसर होगा। प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। आप भी आंसर कर लिए। जब हम क्वेश्चन को पढ़ा करें जब तक आप आंसर कर लिया करिए, ठीक है। क्यों? इससे क्या होगा कि आपको भी समझ में आएगा आपकी प्रैक्टिस कैसे हुई है। देखिए टाइमिंग ज़्यादा बचा नहीं हुआ है, आपको ये समझ आया होगा जैसे आपका 20 अगस्त 2023 में क्वेश्चन पूछा गया वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना। लैंग्वेज का बहुत बड़ा खेल है, ठीक है। लैंग्वेज को आपको समझनी है और स्पीड आपको बढ़ानी है। देखिए क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होते हैं ना, क्वेश्चन को समझना होता है, करना होता है तो टाइम लगता है। पैसेज भी आप करोगे वो वहाँ भी आपको टाइम लगना है, मैथ आप सॉल्व करोगे वहाँ भी आपका टाइम लगना है। तो टाइम कैसे मैनेज होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये चीज़ें हमने आपको बताई हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि बोध आधारित शिक्षण अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग। ये देखिए आंसर करो आप जल्दी से। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं जिनके मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। बात तो गलत है। सेकंड क्या कह रहा है? शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। भाई शिक्षार्थी को हमने आपको बताया है कोई भी ऑप्शन आपको ऐसा करेक्ट कोई भी नहीं चूज करना है जो बालक के हित में। जहाँ देखिए यहाँ शिक्षार्थी निष्क्रिय नहीं होते, शिक्षार्थी जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं ना। आपको बालक के हित में देखना है कौन सा ऑप्शन है। थर्ड कह रहा है ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। बात तो ये एकदम ठीक है। थर्ड ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। थर्ड ही आपका राइट आंसर होगा। फोर्थ कह रहा है शिक्षार्थी कम जानते हैं। शिक्षार्थी कम नहीं, आप भले कम जानो बट शिक्षार्थी कम नहीं जानना चाहिए। यह ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। आपको शिक्षार्थी को कम नहीं जानना है ना। शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है। नहीं भाई, थर्ड ऑप्शन ही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कह रहा है जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। जटिल समस्या से अमन है, वो समस्याओं से जूझ रहा है तो शिक्षक को उसको किस प्रकार से मदद करनी चाहिए आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। बात तो एकदम सही है ना। उसे हम मंथन करने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसे वो बोलते हैं, क्या मस्तिष्क उद्वेलन विधि आपने पढ़ा होगा। तो इस फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर। सेकंड में कह रहा है उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना ही छोड़ दे। आप ऐसे अगर कोई भी बच्चा है वो समस्या समाधान से जूझ रहा है तो आप बोलोगे कि समस्या को छोड़ दो, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके। हतोत्साहित नहीं करना, आपको प्रोत्साहित करना है, ये वर्ड आप ध्यान दीजिएगा। फोर्थ कह रहा है उसे उत्तर प्रदान करके। डायरेक्ट आप उसे उत्तर बता दोगे तो कैसे वो समस्या समाधान कैसे करेगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए।
कह रहा है माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण किस पर केंद्रित होता है, ये आपको बताना है। माध्यमिक कक्षाओं में देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बस अलग होता है, सिलेबस आपका सेम होता है। अब देखिए ये माध्यमिक कक्षा पूछ रहा है, बस आपका प्राइमरी में पूछेगा तो उसमें प्राथमिक कक्षाओं में पूछ लेगा, इसमें पूछ रहा है इसमें माध्यमिक कक्षा पूछ लेगा, बस इतना ही अंतर होता है ना। बाकी सिलेबस आपका CDP का सेम है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। आपको बताना था अधिगम के अनुकूल कक्षा का वातावरण किस पर केंद्रित होता है, सजा और शर्मिंदगी के डर पर। ये तो एकदम गलत है ना, आपका NCF भी नहीं कहता ये। सेकंड कह रहा है सहकारी अधिगम, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा, सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग। थर्ड कह रहा है प्रतिस्पर्धी लोकाचार। फोर्थ कह रहा है अनुबंधन और पुनर्बलन, ये सब एकदम गलत है, कंपटीशन आपको नहीं करना है, और ये पुनर्बलन तो बिल्कुल भी नहीं। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 11 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास, वाइगोत्स्की का क्या मानना था विकास के संदर्भ में, ये आपको बताना है। प्रकृति में असंतत हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस इन नेचर, ये मानना नहीं था भाई। सेकंड क्या कह रहा है, ये तो प्याजे मानते हैं ना आपके। सेकंड कह रहा है आनुवंशिकी प्रोग्रामिंग का खुलासा है, वाइगोत्स्की तो वैसे भी हेरिडिटी के ऊपर फोकस नहीं करते, तो सेकंड भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, मेच्योरिटी लेव वाइगोत्स्की ये नहीं कहते हैं। फोर्थ कह रहा है सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, बिल्कुल वाइगोत्स्की आपके 3 चीजों को महत्व देते हैं, कौन सा, समाज, संस्कृति और क्या, भाषा को महत्व ज्यादा देते हैं ना, तो फोर्थ ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कह रहा है प्याजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं, आपको बताना है जो प्याजे ने 4 अवस्थाएं दी हुई हैं इसके बारे में क्या बातें कही हुई हैं। देखिए ऑप्शन कह रहा फर्स्ट, दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। बताइए जो अवस्थाएं प्याजे ने 4 अवस्थाएं दी हुई हैं कौन कौन सी दी हुई हैं। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, आपने पढ़ा होगा ना, 4 स्टेजेस दी हुई हैं। तो जो अवस्थाएं प्याजे ने दी हुई हैं वो कह रहा है कि दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों के व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। भाई अवस्थाएं जो होती हैं वो अलग नहीं होंगी। शैशव अवस्था जब बच्चा यहाँ यूपी में है तब भी शैशव अवस्था उसको बोला जाएगा, अमेरिका में जाएगा तब भी शैशव अवस्था रहेगा, ऐसा नहीं है पहले वहाँ बाल्यावस्था होती है तो यहाँ शैशव अवस्था होती है। तो संस्कृति कुछ भी हो वो भिन्न नहीं होती है, ये बात गलत है। सेकंड कह रहा है उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, नहीं भाई बच्चों का मन जो है लघु वयस्क मन होता है। थर्ड कह रहा है बच्चों के जेनेटिक कोड पर आधारित होता है, भाई ये बात भी गलत है। फोर्थ कह रहा है बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है, ये बात ठीक है। बच्चों के विकास के सार्वभौमिक जो होता है यूनिवर्सल पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती है, फोर्थ ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है, आपको सीमा बतानी है, ठीक है, लिमिटेशंस बतानी है। देखिए पेपर 1 में आपका वाइगोत्स्की से एक क्वेश्चन ज्यादा पूछा हुआ था 20 अगस्त 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था, और पेपर 2 में आपका प्याजे से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, यह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है, प्याजे आपके भाषा पर ज्यादा बल नहीं देते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता। थर्ड कह रहा है वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका में ध्यान नहीं रखता, भाई ध्यान देते हैं ना। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है, बिल्कुल जो प्याजे हैं ये संज्ञानात्मक विकास, संस्कृति और संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक कारकों पर, ये सामाजिक कारक और संस्कृति पे ज़्यादा महत्व नहीं देते, वाइगोत्स्की इस पे ज़्यादा महत्व देते हैं। बाकी प्याजे आपको सीमा बतानी थी ना, तो सीमा आपकी यही हो जाएगी। बाकी ये बात तो सारी ठीक है प्याजे के संदर्भ में, ये बात आपकी वाइगोत्स्की के संदर्भ में कही गई थी, तो यही आपकी सीमा है, आपको सीमा बतानी थी प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अदर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन दोबारा से आपसे पूछे गए। देखिए कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन आपका दिया हुआ है, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है ना,
ये लता लिखा हुआ है। लता कक्षा 7 की शिक्षिका है। उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। देखिए यहाँ बात, गणित के लिए महिला आई हुई है और नर्स के लिए क्या, पुरुष आए हुए हैं। तो यहाँ देखिए जेंडर स्टीरियोटाइप जो है उसको देखिए शिक्षिका जो है उसको दूर करने के लिए प्रयास कर रही है ना, क्योंकि देखिए गणित के लिए महिला आई हुई है और पुरुष जो है वो नर्स के लिए आए हुए हैं। रीज़न इसका क्या है, लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के संदर्भ में अधिग्रहित नहीं है। ये बात आपकी गलत है। देखिए लैंगिक जो जेंडर हम लोग स्टीरियोटाइप है, ये कह रहा है कि जन्मजात होती है, जन्मजात नहीं होती, इसलिए ये आपका कारण गलत हो जाएगा। रीज़न आपका सही है, तो ए सही है लेकिन आर गलत है। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा, बाकी ये सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, जो प्रगतिशील कक्षा है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, इसमें आपको बताना है बच्चे क्या करते हैं, अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं। इसमें तो बच्चे अधिक प्रश्न पूछेंगे ना। बी कह रहा है शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो प्रगतिशील जो कक्षा होती है इसमें शिक्षक से भी प्रश्न पूछा जाता है, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। इसमें कह रहा है अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, इसलिए ए वाला आपका नहीं होगा। तो बी सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही विकल्प का आपको चयन करना था, तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही होंगे, बाकी ये आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को कहा जाता है और इन्हें सीखा जाता है। तो जो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है। ठीक है, जेंडर रोल्स कहा जाता है। और इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कावस्था से भी सीखा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी ये सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, कह रहा बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। बुद्धि के संदर्भ में आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती। क्यों नहीं प्रभावित होती, बिल्कुल प्रभावित होती है। सेकंड कह रहा है बुद्धि आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती। तो बुद्धि तो हेरिडिटी से जो होती है, हेरिडिटी से तो प्रभावित होती है, यहाँ कह रहा प्रभावित ही नहीं होती। थर्ड कह रहा बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है। बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन नहीं है, और भी साधन है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। बिल्कुल समय के साथ ये बदल सकती है, जैसे इसको एनवायरनमेंट मिल जाए, बदलाव तो हो सकता है ना। तो 4 ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, 4 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावना किया। तो किसने जो है सामान्य बुद्धि की जो अवधारणा उसकी आलोचना किसने की थी और बुद्धि परीक्षण वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। जीन पियाजे तो आपके होंगे नहीं, लेव वाइगोस्की भी नहीं होंगे, चार्ल्स स्पीयरमैन ये भी आपके नहीं होंगे, हार्वर्ड गार्डनर बचे। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कोहलबर्ग से क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्गन द्वारा, ये फर्स्ट पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था 20 अगस्त 2023 में, और ये सेकंड पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए रिपीट हुआ ना क्वेश्चन। कैरल गिल्गन जो है किसकी आलोचना की थी, कोहलबर्ग का जो सिद्धांत था उसमें देखो फीमेल के बारे में कोई भी बात नहीं की गई थी, ये जेंडर स्टीरियोटाइप का, क्योंकि देखिए नैतिक जो रीजन है, नैतिक तर्क जो होता है वो फीमेल में अलग होता है, मेल में अलग होता है। फीमेल क्या होती हैं, वो देखिए वो ज़्यादा केयरिंग होती हैं, और जो मेल होते हैं वो जस्टिस न्याय पर ज़्यादा फोकस करते हैं ना। तो यहाँ जो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत था इसमें जो है फीमेल को कोई भी, देखिए आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो वहाँ फीमेल के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। तो ये लैंगिक भिन्न, फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। बाकी सेकंड में कह रहा है कि विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई है, ये बात नहीं है। थर्ड कह रहा है नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई है। फोर्थ कह रहा है वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई है। नहीं, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा, ये नारीवादी सिद्धांत शिक्षण, फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होगा ना। जेंडर स्टीरियोटाइप ये थ्योरी थी। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को
संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है? निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? अधिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है शिक्षिका। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना ये अधिक संज्ञानात्मक कौशल को विकसित करने में मदद नहीं करेगा। सेकंड कह रहा है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। यही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा क्योंकि इसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव है। थर्ड कह रहा है विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पाठ्यपुस्तक में जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना। जानकारी नहीं दोहराना है, याद करने पे फोकस आपको नहीं करना है। फोर्थ कह रहा है विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। निर्देश देनावली, ये बच्चा यहाँ एक्टिव नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन ही आपका मात्र राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए चौथा आपका क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है ना, ये चौथा क्वेश्चन अभिकथन और रीजन वाले ये क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन आपको पढ़ना है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। बात तो ठीक है ना। जो शिक्षक संकल्पना को मजबूत करते हैं ना, कोई भी कॉन्सेप्ट शिक्षक बताता है तो उसको उदाहरण जो टॉपिक से रिलेटेड उदाहरण है उसको और जो गैर उदाहरण है दोनों को हमको मिक्स करके बताना चाहिए। इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चों का। बात तो ये ठीक है। सेकंड कारण इसका क्या दिया हुआ है, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित नहीं करते। भाई इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ये आपका गलत होगा, ए आपका सही है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी ये सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए 30। कह रहा है अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक। अधिगम के सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी कब बेहतर सीखते हैं यदि शिक्षक क्या होगा, पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करे और फिर उसके भौतिक रूप में आए। ये तो उल्टा है। सेकंड कह रहा है पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है, फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानता है। ये उल्टा कह रहा है ना। पहले हमें वो बताना चाहिए जो विद्यार्थी को पता है, पहले से जानते हैं, उसके बाद हमें जो विद्यार्थी नहीं जानता उसको बताना चाहिए। थर्ड कह रहा है पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएँ। बात ये ठीक है ना, पहले अवधारणा का संपूर्ण परिचय दें फिर उसकी बारीकियों पर आएँ। थर्ड कह रहा है पहले तर्क के कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। ये उल्टा है ना, पहले आप विचारों को सत्यापित करने का पहले अवसर दें उसके बाद अवधारणाओं पर आएँ। तो थर्ड ऑप्शन ही आपका राइट आंसर था। ये आपके 30 क्वेश्चन थे CDP पेपर 2 के 20 अगस्त 2023 के ये सारे क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। 21 जनवरी 2024 में जो आपका एग्जाम है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएं कि देखिए क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है, टाइमिंग ज़्यादा लगती है। तो टाइमिंग कब कम लगेगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी कम लगेगी, ऐसे बैठे बिठाए नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप पहली बार आए हो तो। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, आपको समझाते हैं, प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, कंजूसी ना किया करें। ठीक है, मिलेंगे हम दूसरी क्लास में। जब तक आप इस क्लास को ढंग से देखिएगा। कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आप जाके वहाँ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पेपर 2 का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल कैसे मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे SB 3011 बिना स्पेस दिए सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, वहाँ जुड़ जाइएगा। वहाँ आपको टीचिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है तो आपको बताया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी।